हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की बात करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद में क्लास शूट कर रहे हैं और आज हम क्लास शूट करेंगे, वो करेंगे कक्षा 9 की है और चैप्टर नंबर है 9। कौन सा है? 9। चैप्टर का नाम क्या है? वर्त यानी सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है सर्किल, आपके 9th क्लास में काम आएगा। आगे 10वीं क्लास में फिर वर्त काम आएगा। वर्त के संबंधी जितनी भी चीज़ें आज है, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। पहले पहले वीडियो में हम पहली क्लास बनाएंगे, उसमें क्या है, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे सभी। वर्त वर्त की बात करते हैं। जो वर्त क्या होता है, आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा। वर्त की परिभाषा क्या होती है या वर्त किसको कहते हैं? तो वर्त कहते हैं किसको है, कोई मान लेते हैं ऐसा बिंदु पथ जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित है या निश्चित तल पर स्थित है। ऐसे बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। जैसे मान लो एक निश्चित बिंदु है, तो मान लेता हूं मेरे पास में ये एक निश्चित बिंदु है और निश्चित बिंदु से बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जो है निश्चित दूरी पर क्या है, स्थित है। एक निश्चित दूरी पर क्या है, एक निश्चित दूरी पर क्या स्थित है। जैसे मान लो निश्चित दूरी का कहने का अर्थ हो गया ये दूरी, ये दूरी, चाहे ये दूरी हो, कोई भी दूरी, ये दूरी क्या है, समान है यानी निश्चित है। ये डिस्टेंस क्या है, नियत है, कांस्टेंट राशि है। मान लेते हो ये सी है, ये सी है तो ये भी सी होगी, ये भी सी होगी। या मान ले तो सी नहीं मानकर आप आर मान लो, ये आर है तो ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, जो त्रिज्या बोलते हो। तो अर्थात पहली चीज ये है कि वर्त की परिभाषा क्या है। तो किसी भी तल में बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जो निश्चित एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्त बोलते हैं। तो परिभाषा क्या होगी? किसी भी तल में, किसी भी तल में, किसी भी तल में बिंदुओं का बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ, बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ जो जो निश्चित दूरी पर, जो निश्चित बिंदु से, जो निश्चित जो निश्चित पॉइंट यानी बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित हो, निश्चित दूरी पर स्थित हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। मान लो ये कोई तल है, जैसे आपके सामने बोर्ड दे रखे बोर्ड, मान लो एक तल है। एक तल में क्या है कि बिंदु का ये बिंदु पथ हो गया जो निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित है। जो ये निश्चित दूरी होती है सर्किल के, जो परिधि होती है, परिधि और बिंदुओं के केंद्र के बीच की दूरी होती है, जिसको बोलते हैं हम त्रिज्या। अर्थात दूसरी बात समझे तो अगर वर्त का हम निर्माण करेंगे तो किसके आधार पर करेंगे? त्रिज्या के आधार पर करते हैं। तो उसको देखो, इसका दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा कि अगर हमें वर्त बनाना है तो वर्त बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? आधार क्या होना चाहिए? वर्त बनाते हैं तो वर्त का निर्माण त्रिज्या के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? वर्त का निर्माण, वर्त का निर्माण त्रिज्या के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? त्रिज्या के आधार पर करते हैं। यानी अगर हम मान लेते हैं कि प्रकार की सहायता से अगर हम या ज्यामिति की सहायता से वर्त बनाएंगे तो वर्त बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए, फिक्स मान चाहिए, यानी ये निश्चित दूरी चाहिए। और जो निश्चित दूरी किसके बीच में होगी? केंद्र ओ मान लेते हैं, यहाँ पर सेंटर ओ है और यहाँ पर ये मान लेते हैं परिधि। और परिधि भी कोई बिंदु मान लेते हैं, कोई ए बी है, जो भी स्थित है, उस बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी फिक्स होगी। उसके आधार पर हम वर्त का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और उसके और वो कौन होगी? त्रिज्या होगी। कौन होगी? त्रिज्या। अब देखो, ये तो हो गया वर्त, वर्त की परिभाषा हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं वर्त के भागों की, यानी वर्त के बारे में पढ़ेंगे। वर्त में कितनी रेखाएं होती है, खंड कितने होते हैं, अलग अलग पढ़ेंगे। पहली बात करते हैं त्रिज्या की। पहले बात करते हैं त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या अभी बताया कि केंद्र और वर्त की परिधि पर स्थित कोई बिंदु के बीच की निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो लिखो, वर्त के वर्त के केंद्र व वर्त की परिधि, वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु नाम लिख लेना आप। स्थित बिंदुओं से निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी को क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अर्थात आप समझ लीजिए रेडियस,
रेडियस को जिसे हम लिखते हैं उसे क्या किसे व्यक्त करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। इसको व्यक्त करने का हम प्रयोग किसका करते हैं, आर करते हैं। ये हमारे देखो यहाँ पर काम आएगी, क्षेत्रफल में भी त्रिज्या आपको पता है काम आती है, ठीक है। इसके बाद में जैसे मैंने मान लो त्रिज्या का डबल कर दिया, ये मान लो त्रिज्या इतनी है, इसका मान जैसे मैंने यहाँ तक कर दिया, डबल कर दिया, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर बी है। जैसे ये बी रेखाखंड बन गई, वो केंद्र से गुजर रही है, तो वो किसका निर्माण कर रही है, व्यास का कर रही है। किसका कर रही है, व्यास का कर रही है। तो अगला बिंदु इसका कौन सा हो जाएगा, व्यास। व्यास क्या होगी, व्यास होगी कि वर्त की वह सबसे लंबी भुजा जो केंद्र से होकर गुजरती है, अर्थात वर्त की वह सबसे लंबी जीवा जो वर्त के किस से गुजरती है, केंद्र से, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, वर्त की सबसे लंबी भुजा, इसके बारे में पॉइंट लिख रहा हूं, सीधा पॉइंट लिख लेना। वर्त की सबसे लंबी भुजा कौन होती है, व्यास होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, वर्त की सबसे लंबी जीवा, जीवा जो जो केंद्र से होकर गुजरती है, किससे होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है। अर्थात व्यास जीवा एक प्रकार की क्या है, व्यास हो गई, ठीक है। लेकिन व्यास जीवा नहीं होता है, ध्यान रखना। तो वर्त व्यास क्या होगा, एक ऐसी लाइन या ऐसी जीवा जो, जीवा किसको कहते हैं कि वर्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको जीवा बोलते हैं। तो जीवा वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा को मैं क्या बोलूंगा, व्यास बोलूंगा। और दूसरी बात क्या हो गई, ये सबसे लंबी भुजा होती है वर्त की। तीसरी बात क्या है कि ये त्रिज्या की क्या होती है, डबल, यानी r1 यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मान लो 2 है, तो 2r के बराबर क्या होता है, व्यास होता है। अर्थात तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा कि व्यास को मान लेते हैं डायमीटर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, डायमीटर मतलब डी से लिखते हैं। तो डी बराबर होता है 2r, कितना होता है, 2r। जो हम क्षेत्रफल में काम लेते हैं कि व्यास आदि क्या होती है, त्रिज्या, जिसको हम r का मान निकालते हैं क्या होता है, d/2 होता है, आपने ये पढ़ा है। तो ये इससे आता है कि व्यास का निर्माण होता है वो डबल त्रिज्या मान कर करते हैं हम, ठीक है। अगली स्लाइड में देखो हम बात करते हैं जीवा की। अब वर्त व्यास के बाद हम बात करते हैं जीवा की, किसकी बात करते हैं, जीवा की। जीवा क्या होती है, मान लेते हैं एक वर्त है, ये मान लेते हैं एक वर्त है, और वर्त की परिधि पर स्थित, वर्त की परिधि पर स्थित, वर्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और एक वर्त में से हम कितनी भी जीवाएं खींच सकते हैं, अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो जीवा क्या होगी, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। अब आपको दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि वर्त में अनेक जीवाएं स्थित होती है, ध्यान रखना। ऐसी रेखाएं इस वर्त में बहुत सारी है, आप कितनी भी खींच सकते हो। तो वर्त में, इसका पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कि वर्त में अनंत जीवाएं होती है, कितनी होती है, वर्त में अनंत जीवाएं होती है, जीवाएं होती है। अब मैं पूछूं कि वर्त की जो जीवा होती है वो अभ्यंतर होती है या बहिर्भाग होती है, अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर होती है या बाहर होती है, तो आप ध्यान रखना हमेशा क्या होती है, अंदर होती है। तो दूसरा तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जीवाएं अभ्यंतर होती है, क्या होती है, अभ्यंतर होती है। अभ्यंतर का अर्थ समझ गए, अंदर की ओर होती है। बहिर्तम होता है, बाहर की ओर होती है। जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पर मान लो केंद्र है, तो आपको ऐसा पूछ लिया जाए कि केंद्र अभ्यंतर होता है या बहिर्तम होता है, तो आपको ध्यान रखना केंद्र अंदर की ओर होता है, अभ्यंतर होता है, ठीक है नहीं। तो अगली ये हो गई जीवा।
जीवा के 3 पॉइंट ध्यान रखना। वर्त की परिधि पर स्थित यानी वर्त की यह परिधि है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। वर्त में अनंत जीवाएं होती है, आप ऐसी अनेक जीवाएं इसके अंदर खींच सकते हो। उसके बाद में जीवाएं अभ्यंतर होती है, ठीक है। अब आपको एक स्पर्श रेखा के बारे में और बता दूं, क्योंकि 10वीं क्लास में आपके काम आएगी। उसके बाद में हम इनके परिमेय स्टार्ट करेंगे कि परिमेय किस प्रकार का होता है। 2 या 3 भाग और है, और पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जीवा के देखो जीवा आ गई, तिर्य्या आ गई, तो जीवा और तिर्य्या के संबंधित हम और पढ़ते हैं कुछ, जिसको बोलते हैं हम तिर्य्ज खंड। क्या बोलते हैं? अगला भाग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? तिर्य्ज खंड। और आपको पता है तिर्य्ज खंड 10वीं क्लास में एक प्रश्न आ आएगी क्षेत्रमिति की, ठीक है। तिर्य्ज खंड वर्त का कौन सा भाग है? तिर्य्ज खंड होता है वर्त का वह भाग जो तिर्य्या और जीवा द्वारा बनाया जाता है। जैसे ये भाग क्या है? जैसे ये भाग क्या हो गया? तिर्य्ज खंड हो गया। क्या हो गया? तिर्य्ज खंड भाग हो गया। तो ये भाग तिर्य्ज खंड हो गया। तो किसके द्वारा तिर्य्ज खंड का किसका निर्माण किस प्रकार होता है? तिर्य्या और जीवा द्वारा, जीवा मिलकर जिस भाग का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तिर्य्ज खंड बोलते हैं। तो वर्त में तिर्य्या व जीवा द्वारा, जीवा के द्वारा बनाए गए संगत भाग को या संगत क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? तिर्य्ज खंड कहते हैं। और तिर्य्ज खंड होता है जिसका मान लो ये यहाँ पर तो तिर्य्ज खंड इतना काम नहीं आएगा, काम कहाँ आएगा? क्षेत्रमिति में तिर्य्ज खंड काम आता है, यहाँ पर नहीं आता है। इसका अगला भाग है वर्तखंड। कौन सा है? वर्तखंड। मैं ये क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि आप ध्यान रखना, जब क्षेत्रमिति के हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए वर्तखंड क्या होता है और तिर्य्ज खंड क्या होता है। वर्तखंड क्या होता है? वर्तखंड होता है, मान लो ये हटा दो, ये हटा दो, तिर्य्या का आपका कोई मैटर नहीं रहेगा, मैटर रहेगा सिर्फ जीवा और इस संगत चाप का, संगत चाप का। तो तिर्य्ज खंड क्या होगा? वर्त के एक भाग, या तो एक भाग बोल दो, एक भाग बोल दो, या बोल दो चाप, एक भाग या चाप द्वारा, चाप व जीवा के मध्य संगत क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? संगत क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? वर्तखंड बोलते हैं। जैसे ये नीचे वाला मान लो ये आर्क होगी, आर्क का तो क्या हो गया? आर्क समझ रहे हो? आर्क बोलते हैं चाप को। किसको बोलते हैं? चाप को। तो नीचे वाला चाप और ऊपर वाली जीवा के जो मध्य जो क्षेत्रफल बना है इसको क्या बोलते हैं? वर्तखंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपके कहाँ काम आएगी? 10वीं में काम आएगी, ठीक है। अब हम आगे वर्त के संबंधित कुछ नियम क्या है कि परिमेय पढ़ेंगे जो 9th क्लास में दिए हुए हैं। बहुत जबरदस्त परिमेय जो कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत बढ़िया ढंग से काम आते हैं, ठीक है। अब देखो हम वर्त संबंधित परिमेय स्टार्ट करते हैं। वर्त संबंधी क्या पढ़ते हैं? वर्त के परिमेय पढ़ते हैं। परिमेय एक थ्योरम होती है। परिमेय किसको बोलते हैं? थ्योरम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखना। थ्योरम इतनी काम आती है कि बहुत जगह काम आती है। अगर आपने थ्योरम कवर कर रखी है तो क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं। अगर थ्योरम नहीं आती है तो हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो थ्योरम क्या है? देखो पहली थ्योरम पढ़ते हैं कि एक वर्त है, ये मान लेते हैं एक वर्त है, ये एक वर्त है। तो वर्त के ये केंद्र हो गया। पहला ये बोल रहा है कि एक वर्त की दो संगत जीवा, वर्त की दो संगत जीवा समान लंबाई, मतलब इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या है? समान है। मान लो ये ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर मान लो पी है, यहाँ पर क्या है? इनके द्वारा केंद्र पर बनाया गया आंतरिक कोण बराबर होगा। पहला परिमेय दोबारा सुन लेना क्या है कि एक वर्त है, वर्त में दो संगत जीवाएं स्थित है जिनकी लंबाई बराबर है, जो केंद्र पर जो कोण बनाती है आंतरिक कोण वो आपस में क्या है? बराबर है। आपको ये सिद्ध करके बताना है परिमेय के थ्रू, देखना। और आपका जो प्रश्नावली स्टार्ट होगी जैसे 9.1 उसमें पहला क्वेश्चन इसी प्रकार का होगा, जो मैं नहीं कराऊंगा आपको, क्योंकि मैं इसलिए ये क्वेश्चन आपको सोल्व करा रहा हूँ, परिमेय सिद्ध करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण इस प्रकार बनेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लो केंद्र क्या हो गया? ओ हो गया। अब कहने का अर्थ है ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? क्या बराबर है। आपको ये सिद्ध करके बताना है।
ये आपको क्या करके सिद्ध करके बताना है, ठीक है, कि ये जो कोण बन रहा है, इधर वाला कोण और इधर वाला कोण, ये कोण क्या है आपस में बराबर है, ये आपको सिद्ध करके बतानी है। तो आपको पहली बात है दिया क्या है, इसमें परिमेय में दिया क्या है, दिया पहले आपको ये ध्यान रखना हमेशा दिया है वो चीज पहले लिखनी है। दिया क्या है, दिया है कि संगत जीवा की लंबाई बराबर है, यानी ए बी बराबर क्या है पी क्यू है। दूसरी बात आप समझ रहे हो कि यहां से लेकर ओ क्यू ओ ए पी ओ और ओ बी ये सभी क्या है त्रिज्या है। आप जानते हो वर्त पर स्थित सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। क्या होती है, त्रिज्याओं का मान समान होता है। मैंने आपको पहले जब परिभाषा पढ़ाई थी कि एक केंद्र से निश्चित दूरी पर स्थित बीच की दूरी हमेशा प्रत्येक बिंदुओं के लिए क्या होगी समान होगी। तो त्रिज्या का मान हमेशा क्या होता है समान होता है। तो इसका कहने का अर्थ क्या हो गया कि ओ ए यहां पर लिख लेना ये संगत जीवाएं हैं, जीवाएं हैं, ठीक है। आगे क्या है कि ओ ए किसके बराबर हो जाएगा ओ क्यू के बराबर और बी ओ किसके बराबर हो जाएगा ओपी के बराबर। आगे आप लिख देना कि त्रिज्या त्रिज्याओं का मान क्या होती है, त्रिज्या आपस में क्या होती है बराबर होती है। क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। ये चीज आपको दे रखी है। अब आपको दूसरा पॉइंट है इसका क्या दे रखा है सिद्ध करना है। आपको क्या करना है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है सिद्ध करना है कि कोण ये कोण और ये कोण आंतरिक कोण है जो आपस में क्या है बराबर है। बराबर इनको देखो जैसे मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं। तो ये कोण कौन सा हो गया कोण ए ओ बी बराबर कोण क्या हो जाएगा पी ओ क्यू पी ओ क्यू। ये कोण आपको बराबर है तो ये सिद्ध करके आपको क्या करना है बताना है। अब आपने पिछली 3 प्रश्नावलियों में ये पढ़ा है कि सर्वांग क्षमता सर्वांग क्षमता आपको त्रिभुज के बारे में आपने पढ़ ली है। तो हम बात करते हैं ये दो त्रिभुज हो गए कौन कौन से ए ओ बी त्रिभुज हो गया पी ओ क्यू त्रिभुज हो गया। अब अगर हम इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दें तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं परिणाम लेता हूं या उत्पत्ति। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो परिणाम या व्युत्पत्ति बोलते हैं व्युत्पत्ति, ठीक है। अब त्रिभुज कौन कौन सा लेता हूं देखो पहला त्रिभुज हो गया त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब आपको इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या बताना है सर्वांग सम बताना है। क्या बताना है सर्वांग सम बताना है। तो बताएंगे तो कैसे आपको दे रखी है भाई ये भुजा आपस में बराबर दे रखी है तो भुजा लिख लो। तो भुजा लिखेंगे तो ए बी बराबर किसके पी क्यू के ये दिए आपको। फिर इनकी त्रिज्याएं बराबर है तो त्रिज्या लिख लियो क्यू ओ ए बराबर क्या है ओ क्यू है। फिर बाद में क्या है बी ओ बराबर क्या है ओपी है। ये त्रिज्याएं हैं आपको दे रखी है त्रिज्याएं। ऊपर ये मान आपको पहले ही क्वेश्चन में दे रखी है कि संगत जीवाएं आपस में क्या है बराबर है। अब आपको पता हो गया कि ये कौन सी कसौटी बन गई ए एस 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 वाली बन गई नहीं है साइड तीनों भुजाएं साइड का अर्थ हो गया तीनों भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो सर्वांग समता की 4 कसौटी में से ये एक ये भी कसौटी है कि भुजा भुजा से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है सर्वांग सम है। तो होता है तो त्रिभुज इसलिए लगाना इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ क्यू के चूंकि एस एस कसौटी से इसको कसौटी बोलो या परिमेय बोलो जो भी है कसौटी से, ठीक है। तो अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है मतलब अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। नीचे लिखना अतः कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू क्वेश्चन लिख देना किससे सी पी सी टी से यानी सर्वांग समता के नियम के आधार पर ये कोण भी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। यार यही बात आपको प्रूव करनी थी। अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट प्रमेय। सेकंड प्रमेय इसका विलोम दे रखा है। सेकंड प्रमेय इसमें तो आपको कोण पूछा है। सेकंड प्रमेय में क्या बोल रहा है इसका विलोम पूछा है। विलोम का अर्थ है कि अगर दोनों आंतरिक कोण बराबर है तो उनकी संगत जीवाएं भी आपस में क्या होगी बराबर होगी। तो आपको वो मैं करवाऊंगा नहीं। क्यों नहीं करवाऊंगा क्योंकि सेम ही यही प्रोसेस करनी है आपको। यहाँ पर कोण की जगह कौन सी भुजा बतानी है कि ए बी किसके बराबर होनी चाहिए पी क्यू के। जबकि आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि ये कोण बराबर दे रखे बस और सेम ही होगा। जो प्रमेय फर्स्ट है इसका विलोम प्रमेय कौन सा है सेकंड है जो खुद करोगे आप, ठीक है।
पहला परिमेय तो ये दे रखा था, यदि संगत जीवाएं बराबर है तो इनके द्वारा आंतरिक कोण आपको निकालना था, बराबर सिद्ध करना था। दूसरे में दे रखा है यदि आंतरिक कोण बराबर है तो संगत जीवा भी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, वो आप खुद करना। अब हम परिमेय परिमेय नहीं अब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, उससे पहले क्या है प्रश्नावली पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं 9.1 स्टार्ट करते हैं। 9.1 में दो ही क्वेश्चन है जो इन दोनों थ्योरम से संबंधित है। दे रखा है कि या मान लीजिए, याद कीजिए कि दो वर्त आपके पास में कितने वर्त हैं, दो वर्त है, तो हम दो वर्त बनाते हैं। देखो एक वर्त ये हो गया, एक वर्त ये हो गया, दोनों वर्त है। दूसरी लाइन इसमें क्या दे रखी है कि दोनों वर्त क्या है, दोनों वर्त क्या है, समान है, यानी सर्वांग समय। अर्थात क्या है कि इनकी आकृति के अनुसार ये दोनों क्या है, सर्वांग समय। और दोनों की संगत जीवाएं बराबर है, तो संगत जीवाएं बराबर है तो मैंने यहां पर मान लो ये संगत जीवाएं बराबर कर ली, ये जीवाएं मान लो यहां पर ए बी है, यहां पर मान लो पी क्यू है, क्या है, पी क्यू है। अब इसके द्वारा केंद्र पर बनाए गए आंतरिक कोण आपको बराबर सिद्ध करना है। बस पहला परिमेय लगाना है, वापिस कौन सा परिमेय लगाना है, पहला परिमेय लगाना है। इसका केंद्र मान लो O है, ये भी केंद्र क्या है, O है। आपको सिद्ध करके ये बताना है कि ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये कोण आपस में क्या है, आपको यही सिद्ध करके बताना है। मैंने यही पहला परिमेय सिद्ध करके बताया आपको कि दो संगत जीवाएं अगर बराबर है तो इनके केंद्र पर बने आंतरिक कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। परिमेय में हमने पढ़ा था एक वर्त लेकर, इसमें दो वर्त दे रखे, दोनों ही सर्वांग समय, दोनों की त्रिज्या समान है, दोनों की क्या है, संगत जीवाएं बराबर है। तो हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे जैसे हमने परिमेय सॉल्व किया था, ठीक है। दिया क्या है, आपको पहला काम यही करना है कि दिया वो लिखो। दिया है कि आपको संगत जीवाएं बराबर दे रखी है, यानी पी क्यू बराबर क्या है, ए बी है, ये जीवाएं है, और ये है बराबर, जीवाएं क्या है, समान है, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि त्रिज्या बराबर है दोनों की, तो त्रिज्या बराबर है तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए, और ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी, क्योंकि त्रिज्या भी समान है, दोनों की त्रिज्याएं भी क्या है, समान है, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि आंतरिक कोण बराबर होना चाहिए, तो कोण पी ओ क्यू बराबर क्या होना चाहिए, कोण ए ओ बी, ये कोण आपको सिद्ध करना है। तो वही बात है, दोनों त्रिभुज लेना है, आपको क्या बताना है, सर्वांग सम बताना है। सर्वांग सम, अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो परिणाम, तो त्रिभुज लेते हैं, पहला त्रिभुज है पी ओ क्यू, वह त्रिभुज ओ ए बी में क्या करना है, दोनों त्रिभुज ले ली, तो दोनों त्रिभुजों पहले तो इनकी संगत जीवाएं बराबर है, तो लिख दो पी क्यू बराबर क्या है, ए बी। ये आपको दिया है क्वेश्चन में कि ये दे रखा है, तो दिया है जो चीज लिख दो। उसके बाद में ओपी बराबर क्या है, ओ ए, उसके बाद में ओ क्यू, उसके बाद में ओ बी, ये बराबर है, ये क्यों है, ये त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं आपस में भी क्या दे रखी है, बराबर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद में अगर ये तीनों भुजाएं हो गई तो तीनों भुजाओं कौन सी कसौटी बन गई, एस एस कसौटी बन गई, तो त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांग सम, त्रिभुज ओ ए ओ बी सर्वांग सम हो गए, क्योंकि क्योंकि किस कसौटी से, एस एस कसौटी से, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये बराबर है तो इनके द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, जैसे हमने पीछे परिमेय में सिद्ध किया था कि कोण पी ओ क्यू बराबर कोण ए ओ बी, क्यों, सी पी सी टी से, ठीक है। और आपको ये तो इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। और अगला ही क्वेश्चन इसका उल्टा है कि अब आपको वापस सेकंड परिमेय पर करना है कि संगत जीवाएं बराबर है, तो वो आप कर लेना खुद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने एक करवा दिया, इसमें दो ही क्वेश्चन है, हम एक्सरसाइज अगली स्टार्ट करेंगे, उससे पहले परिमेय पढ़ते हैं पहले, ठीक है।
अगला देखो परिमेय है। अगली पर्सनल एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, परिमेय पढ़ते हैं। परिमेय अब की बार कौन सा पढ़ते हैं, परिमेय पढ़ेंगे 9.3 तीसरा और चौथा परिमेय एक साथ पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तीसरा और चौथा परिमेय क्या कहते हैं कि मान लेते हैं एक वर्त है, ये मान लेते हैं एक वर्त है, वर्त का एक केंद्र है, सामने एक जीवा है। तो तीसरा परिमेय पहले सुनना कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी यहां से कोई अगर मैं लंब डालता हूं तो वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का अर्थ है कि मान लो ये ए, ये बी और यहाँ पर ओ है, मान लो यहाँ पर पी है। तो समद्विभाजित का अर्थ है कि परिमेय क्या कहते हैं कि जैसे ही पूरी लाइन ए बी है, जितना ए बी का मान होगा वो दो भागों में समान रूप से बटेगा, यानी एपी और पीबी में बटेगा और वो दोनों मान इक्वल होगा, समान होगा, यानी समद्विभाजित का अर्थ है समान भागों में बांट रहा है। तीसरा परिमेय ये। अब चौथा परिमेय इसका उल्टा है। चौथा परिमेय क्या बोलते हैं कि एक जीवा है ए बी और जीवा पर जो खींची गई ये लाइन होती है, ये लंब होती है। क्या होती है, लंब। लंब का अर्थ होता है 90 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब समकोण बनाती है। आराम से सुनना। तीसरा परिमेय क्या कहते हैं कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को लंब समद्विभाजित करता है, ठीक है, यानी दो बराबर भाग में बांटता है। चौथा परिमेय क्या कहता है कि जीवा पर, यानी उसका उल्टा, जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब क्या करता है, समकोण कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। आपको ये दोनों परिमेय मैं एक साथ सिद्ध कराऊंगा, ठीक है नहीं, तो देख लेना। मान लेते हैं यहाँ पर देखो हम दो त्रिभुज बनाते हैं, दो त्रिभुज बनाकर इनको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये को यहाँ पर 90 डिग्री सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री का अर्थ है ये कोण भी 90 होना चाहिए और ये कोण भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जैसे ये दोनों कोण 90 आ जाएंगे तो हम ये बता देंगे कि एबी जीवा पर डाला गया लंब होगा वो 90 डिग्री यानी समकोण होगा, ठीक है। आगे देखो, स्टार्ट करते हैं। अब आपको देख क्या रखा है इसमें, दिया क्या, आप सोचो। दिया कुछ नहीं है, आपको एक जीवा दे रखी है। तीसरे परिमेय के अनुसार एपी और पीबी का मान बराबर दे रखा है। परिमेय नंबर 3 से आपको इतना ही दिया है। दिया क्या है, दिया है एबी भुजा है, उस पर लंब कौन है, ओपी है। कौन है, ओपी है। जैसे ये लंब होगा तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी हो जाएगा। एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी, यानी एपी का मान और बीपी का मान बराबर होता है। जैसे ही लंब डालते हैं तो वो भुजा दो बराबर भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, विभाजित हो जाती है। और इसमें देखो क्या दे रखा है, एक है जो उभयनिष्ठ दे रखा है दोनों में, मान लो, और ये होगी त्रिज्या, यानी ओ ए बराबर क्या हो जाएगी, ओ बी। ये क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या हमेशा क्या होती है, समान होती है। त्रिज्या यहाँ पर क्या होती है, समान होती है, आप ये जानते हो। अब देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए बी भुजा पर ओपी लंब होना चाहिए। ओपी क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। लंब होने का कारण क्या है, अब आप समझ रहे हैं। या तो ये सिद्ध करना है या आपको क्या करना है कि जो ये कोण बन रहा है, ये कोण कौन सा कोण, कोण है ओ पी बी या कोण ओ पी ए, 90 डिग्री सिद्ध करना है आपको। यानी कोण ओ पी बी या कोण ओ पी ए आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है। अगर आपने ये सिद्ध कर दिया, दोनों को 90-90 सिद्ध कर दिया, तो कहने का अर्थ हो गया कि ये ओपी भुजा है, ये क्या है, लंब है। ये क्या है, लंब है, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। अब रचना करनी है। रचना मैंने नाम क्यों लिखा इसमें, क्योंकि रचना की सहायता से हमने क्या किया, त्रिज्या को ड्रॉ किया। ड्रॉ समझ रहे हो, त्रिज्या को क्या किया, मिलाया यहाँ से। तो रचना, रचना में क्या करना है, त्रिज्या को मिलाया। त्रिज्या को किस बिंदु से कहां से मिलाया, बिंदु ए से ओ को, वह ओ से बी को मिलाया है। ये ध्यान रखना, बी को मिलाया है। क्यों, क्योंकि ये हमने रचना की है। रचना आप जानते हो, यानी लाइनें खींचने और करना, इससे काम किस में आता है, रचना में आता है। अब इसका चौथा पॉइंट कौन सा है, परिणाम। परिणाम में हम त्रिभुज हमारे पास में कितने बन चुके हैं, दो त्रिभुज है। कौन कौन से त्रिभुज, ए पी ओ हो गया और ओ पी ए बी हो गया। इन दोनों त्रिभुजों का अब आप आपस में क्या बताना है, सर्वांग सम बताएंगे। तो देखो सर्वांग सम बताएंगे तो क्या करते हैं, देखो त्रिभुज ओ पी ए व
त्रिभुज OPB में ले लिया त्रिभुज। अब आपको क्या करना है, आपको दिया है पहली भुजा आपको दे रखी कि AP बराबर क्या है, BP है, ये आपको दिया है, ठीक है। दूसरा मान कौन सा है कि त्रिज्या बराबर है, तो OA बराबर क्या है, OB है, त्रिज्या बराबर है। अब आपको पता है भुजा OP है, ये OP भुजा उभयनिष्ठ है दोनों में, यानी इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, तो OP क्या है, उभयनिष्ठ है, तो OP बराबर क्या हो जाएगा, OP। क्यों, क्योंकि ये भुजा क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब अगर ये तीनों भुजाएं आ गई तो नियम कौन सा लगेगा, SS वाला। तो त्रिभुज OPA सर्वांग सम त्रिभुज OPB के किस नियम से, SSS कसौटी से, SS कसौटी से। अगर ये मान लो अगर त्रिभुज दोनों अगर सर्वांग समसिद्ध हो गए तो ये कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए नहीं। तो अब मैं क्या लिखूंगा कि कोण बराबर हो गए। वैसे इसमें RHS वाला भी नियम हम लगा सकते हैं, भुजा वाला भी लग सकता था, RHS वाला भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनेंगे तो समकोण त्रिभुज में ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वैसे भी ऐसे करेंगे तो भी सही है। तो कोण कौन सा हो गया, कोण OPB बराबर कोण कौन सा हो जाएगा, OPA हो गया। ये दोनों कोण अब आपको बराबर सिद्ध करने थे यार। बराबर सिद्ध करने का अर्थ है कि ये क्या होना चाहिए था, समकोण क्या होना चाहिए था, समकोण किस नियम से हो गया, CPCT से, ठीक है। यही चीज आपको इसमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। इन दोनों परिमेय में, तीसरे और चौथे परिमेय में ये बात आपको सिद्ध करनी थी। अब ध्यान रखना आगे जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें ध्यान रखना, जैसे ही अगर कोई लंब डाला जाता है जीवा पर, तो जीवा को 2 बराबर भागों में तोड़ेगा और बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला परिमेय देखो, 5वां और 6ठा परिमेय कौन सा है, ये भाषा है आपको समझनी है, सिर्फ इन परिमेयों की भाषा है आपको सिर्फ समझनी है। कौन सा परिमेय, 5वां और 6ठा परिमेय। भाषा में क्या समझना है कि मान लो एक वर्त है हमारे पास में, क्या है, वर्त है, एक वर्त हो गया, और वर्त है तो वर्त मान लो ये केंद्र हो गया। अब कहने का अर्थ है कि पहले 5वां परिमेय ये बोलते हैं कि वर्त के में 2 जीवा स्थित है, मान लेते हैं 2 जीवा स्थित है, ये मान ली, ये PQ मान लेते हैं, ये AB होगी, 2 जीवा स्थित है। अब ये क्या है, 2 जीवाएं अगर ये संगत, दोनों जीवाएं बराबर है, लंबाई में समान है, तो केंद्र से ये समान दूरी पर स्थित होगी, क्या होगी, केंद्र से समान दूरी पर स्थित होगी। मान लो जितनी दूरी इस जीवा की है उतनी दूरी केंद्र से इसकी होगी। कहने का अर्थ हो गया कि ये दोनों मान लेते हैं दूरी, मैं मान लेता हूं D से रखता हूं, तो D1 मान लो और D2। तो 5वां परिमेय क्या कहता है कि यदि समान लंबाई की जीवा है, यानी अगर मान लो AB अगर बराबर क्या है लंबाई में PQ के, तो 5वां परिमेय कहता है कि इनके बीच की जो दूरी होगी वही समान होगी, यानी D1 का मान D2 के बराबर हो जाएगा। मैंने ऐसे मानकर आपको बताया है कि इनकी मध्य दूरी भी क्या होगी, संगत बीच की दूरी होगी, वो क्या होगी, बराबर होगी। अब छठा परिमेय क्या कहते हैं, छठा परिमेय इसका विलोम है, यदि इनके बीच की दूरी समान है, मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में इनके बीच की दूरी समान दे रखी है, तो ये संगत जीवाओं की लंबाई भी आपस में क्या होगी, समान होगी, संगत जीवाओं की लंबाई भी आपस में क्या होगी, समान होगी। 5वां परिमेय तो कहते हैं इनकी मध्य दूरी समान है, छठा परिमेय कहता है ये संगत जीवाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी इनकी लंबाई भी बराबर होगी, ये समान दूरी पर स्थित होगी और समान इनकी क्या होगी, लंबाई होगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2 की। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। 9.2 में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 2 वर्त है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त है, मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब समझते रहना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन नहीं है। एक मेरे पास में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त है, दोनों आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, और प्रतिच्छेद बिंदु है जो इस हिसाब से होगा, ये हो गया मान लो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त। अब आपको क्या कह रहा है कि जहां पर ये कट रहे हैं आपस में, बिंदु आपस में जहां पर कट रहे हैं, क्वेश्चन का भाषा ये समझना, जहां पर बिंदु प्रतिच्छेद करें, इन बिंदुओं की संगत लंबाई ज्ञात करनी है, या इन संगत जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लो मैं यहां से इसको मिला देता हूं, ऐसे मिला दिया। इस रेखा की आपको लंबाई बतानी है, इस क्वेश्चन में क्या बतानी है, लंबाई। मान लेते हैं इसका केंद्र यहां पर है,
इसका केंद्र 3 सेंटीमीटर है तो मान लेते हैं यहीं पर होगा, या यहाँ पर मान लेते हैं इधर होगा। ठीक है, दूसरी बात है कि इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी आपको कितनी सेंटीमीटर दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ये दे रखा है। अब आप मान लो अगर मैं इसको यहां से त्रिभुज की सहायता से मान लेता हूं, इसे बना देते हैं, इस बिंदु को यहां से मिला देता हूं केंद्र से। क्यों केंद्र से मैंने क्यों मिलाया? क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आपको पता है सेम होती है, और इसकी जो त्रिज्या मैंने इसको इससे मिला दिया तो ये है 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि आपको पता है ये बीच वाली भुजा बची है, और बीच वाली भुजा का अगर मैं मान निकाल दूंगा तो जैसे ये केंद्र वाली लाइन जा रही है तो इस जीवा को ये क्या कर रही है? लंबसम विभाजन कर रही है। और आपने अभी पीछे चौथे परिमेय में पढ़ा था कि जीवा पर त्रिज्या द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो क्या करता है? लंबसम विभाजन करता है। अर्थात जितना इस भुजा का मान होगा उतने उसका होगा। तो कहने का अर्थ अगर मैं इसका निकाल दूंगा तो उसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो पूरी जीवा की लंबाई आ जाएगी नहीं। इसलिए मैंने, आप नीचे भी बना सकते हो, आप ऊपर भी बना सकते हो। ठीक है, मैंने ऊपर बनाया, आप चाहो तो नीचे भी बना सकते हो त्रिभुज। ठीक है, अब आप मान लो कि यहां से ये केंद्र है O, और यहाँ पर मान लेते हैं P है, यहाँ पर कोई बिंदु A है, यहाँ पर कोई बिंदु B है, यहाँ पर बिंदु कोई C है। ठीक है, यदि मैं AB का मान निकाल लूं, किसका मान निकाल लूं? AB का, तो मेरे पास में AB और आपको पता है BC तो बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये एक जीवा हो गई, आपको पता है ये क्या है? AC है, क्या है? जीवा। और जीवा पर केंद्र से डाला गया जो लंब होता है वो क्या करता है? लंबसम विभाजन करता है। ये हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गया इसका डायग्राम। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर था फर्स्ट सॉल्यूशन। आपको पहले दे क्या रखा है? आपको देखो दिया है वो लिखते हैं पहले। दिया क्या है? दिया आपको ओए, ओए का मान आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी ये त्रिज्या वर्त की, पहले वर्त की त्रिज्या। दूसरे वर्त की त्रिज्या मान लेते हैं एपी है, जिसका मान दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको केंद्र के बीच की दूरी दे रखी है, यानी ओपी का मान दे रखा है, पूरी ओपी का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। अब आपको पता है कि आपको निकालना तो है एसी। अब एसी किन से मिलकर बनी है? ये देखो, अब पहले इसमें मैं एक चीज मान लेता हूं, क्योंकि आपको पता है मैं अलग अलग त्रिभुज लूंगा तो मेरे को भुजा भी अलग अलग चाहिए, अलग अलग चाहिए। और क्या देर का, पहले ये लाइन लिख देते हैं नीचे वाले। देखो ये क्या है कि भुजा, भुजा एसी पर, भुजा एसी पर सही ओ ओपी मान लो, भुजा एसी पर ओपी लंबसम विभाजन करती है, लंबसम विभाजन करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि एसी पर ओपी क्या है? लंब है। ठीक है, और लंब है तो ये होगा, तो होगा क्या कि जो एसी मिलकर बनी है, किन से मिलकर बनी है? ये एसी किन से मिलकर बनी है बताओ? ए बी प्लस बीसी से मिलकर बनी है, ए बी प्लस बीसी से। आपको पता है यदि लंब है तो ए बी और बीसी का मान आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो आप अगर ए बी का मान निकालते हो तो मान लेते हैं मैं एसी किस किस का मान रखता हूँ? बीसी की जगह मान ए बी का रखता हूँ, तो एसी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए बी हो गया, क्योंकि आपको पता है ये दोनों मान बराबर है। और दोनों की जगह में अगर ए बी का मान, आप अगर बीसी का निकालो तो ए बी की जगह बीसी रख देना। अगर आप ए बी का मान निकाल रहे हो तो बीसी की जगह ए बी रखो, तो ए सी बराबर कितना आ गया? 2ab आ गया। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, ए बी का मान निकालना है। मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 हो गई। कितनी हो गई? 1। अब समझना, अब आप त्रिभुज लो। कौन कौन सा त्रिभुज लेना है? त्रिभुज लेना कौन सा है? ए बी ओ लो, और एक त्रिभुज हो जाएगा ए बी पी। और दोनों त्रिभुज आपको पता है अगर लंब हो रहा है तो त्रिभुज कौन सा बनेगा बताओ? सर्वांग समत्रिभुज, नहीं सॉरी समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस क्या लगेगी? थ्योरम। अब मैं मानता हूं, देखो माना कि बीपी भुजा को मैं अक्ष मान लेता हूं। माना कि बीपी क्या है? अक्ष है। बीपी क्या है? अक्ष है। अगर बीपी को मैं अक्ष मान लेता हूं तो ओबी क्या बच जाएगी? तो ओबी क्या हो जाएगी? 4 माइनस अक्ष हो गई। क्यों? यदि
पूरी 4 है, 4 में से मैंने इसको अक्स मान लिया, तो अगर मैं 4 में से अक्स घटाऊंगा तो मेरे पास में ओबी का मान कितना आ जाएगा, 4 माइनस एक्स हो गया नहीं। तो अब हमारे पास में प्रत्येक भुजा का मान दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज लेता हूँ। पहले त्रिभुज ये लेना है, तो पहले त्रिभुज में कौन सा लेता हूँ, त्रिभुज ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या लगेगा, आपको पता है समकोण की सामने भुजा होती है कर्ण, ध्यान रखना समकोण की सामने भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण स्क्वायर बराबर यानी ओ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर, लंब क्या है ओबी, आधार है ओबी, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है ए बी स्क्वायर। कुल मिलाकर आपके पास में सबका मान दे रखा है, सिर्फ दोनों में ए बी का मान नहीं दे रखा है। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर होगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, मैं आगे कर रहा हूं। अब ए बी स्क्वायर का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ओ ए का मान कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताओ, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि फॉर्मूला जानते हो नहीं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, आप जानते हो नहीं। तो ये हो गया, आप देखो तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, अब इसको अंदर गुणा कराते हैं तो 25 माइनस 16 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 8x। अब हम घटा दो, आप घटाएंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 25 में 16 गए कितने बच गए 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, ये ए बी स्क्वायर का मान आ गया। अब मैं त्रिभुज कौन सा लेता हूँ, ये त्रिभुज मैंने ले लिया। अब मेरे को त्रिभुज कौन सा लेना है, आगे वाला। तो आगे वाला त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज ए बी पी। ए बी पी में वो सेम ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा क्या होगा, समकोण की सामने भुजा कर्ण, और कर्ण का मान आप क्या है एपी, एपी का स्क्वायर माइनस नहीं, एपी स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है हमारे पास में ए बी स्क्वायर प्लस है आधार कितना है बीपी का स्क्वायर। तो अब देखो एपी का स्क्वायर दे रखा है 3 का स्क्वायर, ए बी आपको निकालना है। वैसे ए बी का यहाँ पर मान है लेकिन बाद में रखेंगे। बीपी कितना है अक्स स्क्वायर है, कितना है अक्स दे रखा है, यानी बीपी हमने कितना माना था, अक्स माना था नहीं, तो अक्स का क्या कर दिया स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9 माइनस अक्स स्क्वायर हो गया नहीं। अब मान लो ये होगी समीकरण नंबर 2, ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब मैं क्या करता हूं, देखो इधर भी ए बी स्क्वायर है, इधर भी ए बी स्क्वायर है, तो समीकरण 2 और 3 को मैं क्या करता हूं बराबर करता हूं। तो बराबर करूंगा तो इधर लिखना, देखो इधर लिख रहा हूं ऊपर देखो 9 यानी समीकरण 2 है 3 से, ऐसे लिखना समीकरण 2 है 3 से क्या होगा, 2 है 3 से क्या होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। अब देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, सीधी सी बात है कट गई। आगे देखो 9 से 9 कट जाएगा, 8x बराबर कितना आ गया 0, और x का मान कितना आ जाएगा 0, कितना आ गया 0 आ गया। यदि मैं मान ये 0 कहां रखूं, किधर रखूं, देखो किसी भी समीकरण में अगर मैं मान 0 रखता हूं तो अब देखो x का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब x का मान आप देखो समीकरण 2 में रखो, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जो x का मान 0 रखे 0 क्यों, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 9 आ गया, कितना आ गया 9, और ए बी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ गया। यदि मैं ए बी का मान अब देखो समीकरण 1 में रखता हूं, तो आपके पास में ऐसी ही पूछी थी भुजा, कौन सी पूछी थी ऐसी,
तो जैसे ही मैं ए बी का मान यहाँ पर 3 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, इधर देखो समीकरण 1 में ए बी का मान रखने पर, ए बी का मान रखे क्यों जी कि ए सी बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 और ए सी का मान कितना आ जाएगा 6 मीटर, कितना आ जाएगा 6 मीटर। तो इन दोनों के मध्य उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी आ गई 6 मीटर, कितनी आ गई 6 मीटर। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको कुछ नहीं करना था, दोनों में आपको दे रखी केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है, दोनों की त्रिज्या 3 और 5 दे रखी थी, आपको सिर्फ जीवा निकालनी थी, दो त्रिभुज आपको विड्रॉ करने थे, विड्रॉ करने के बाद में आपने ए बी का मान निकालना था, फिर उसका डबल करके आप किसका मान निकाल सकते थे ए सी का, जो कितना है 6 मीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो दूसरे बहुत जबरदस्त क्वेश्चन दे रखा है, आपके परिमेय पर आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक वर्त है, ठीक है, आपको दे रखा है एक वर्त है, ऐसे विड्रॉ कर लिया हमने एक वर्त को, ठीक है, एक वर्त है, मान लेते हैं एक केंद्र। अब इस वर्त में दो मान लेते हैं जीवाएं, जो संगत जीवाएं की लंबाई आपस में क्या है बराबर है। मान लेते हैं ये जीवाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करने के बाद में इन जो इनके भाग बढ़ते हैं, ये खंडित होती है, ये विभाजित होती है। मान लो जैसे इस भाग का मान इसके, यानी दोनों जीवाओं के संगत भाग की आपको लंबाई बराबर सिद्ध करनी है। इसकी क्वेश्चन इतनी है कि जैसे दो जीवाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करने के बाद में आपको इनकी दोनों की लंबाई, यानी ये लंबाई इसके बराबर होनी चाहिए, ये लंबाई इसके बराबर होनी चाहिए, तो आपको ये सिद्ध करके बताना, और कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो इनको मान लेते हैं, मान लो ये ए बी है, ये मान लो पी क्यू है, दो जीवाएं हो गई, यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु मान लेते हैं, जैसे आर है, यहाँ पर बिंदु क्या है आर है। मैं यहाँ पर देखो ये केंद्र है ओ, और केंद्र से दो लंब डालता हूँ, इस जीवा पर डाल दिया ये लंब, ठीक है, इधर भी मैंने इस जीवा पर एक लंब डाल दिया। आपको पता है जैसे लंब डालते हैं तो कोण कितनी डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, ये आप जानते हो, पहली बात। दूसरी बात है कि यदि मैं ये मान यहाँ पर मान लो कोई भी बिंदु, जैसे यहाँ पर मैंने लंब डाला तो ये मान लो क्या हो गया, या ये बिंदु एस हो गया, ये मान लो टी हो गया। अगर मैंने एस आर का मान आर टी के बराबर सिद्ध कर दिया, कहने का अर्थ है कि एस आर का मान मैंने किसके बराबर सिद्ध कर दिया आर टी के, तो मतलब दोनों जीवाओं का एक भाग बराबर साबित हो गया, यानी संगत भाग बराबर हो गए। इसी प्रकार फिर ये हो जाएगा, इसी प्रकार ये हो जाएगा, फिर इधर वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको कम से कम इन एक भाग को बराबर सिद्ध करना है, फिर अपने आप दोनों पीछे वाले भाग क्या हो जाएंगे सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मान लो त्रिभुज बन गया, और इसको मैंने मिला दिया, इससे मिला दिया, तो अब देखो ये दो त्रिभुज बन गए, और दोनों त्रिभुजों को हम क्या बता देंगे, अगर सर्वांश हम बताएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ये भुजा आपस में बराबर होगी, मतलब ये संगत भाग आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। तो देखो अब जैसे मान लो ए बी है, ए बी किन से मिलकर बनी थी, पहले ए बी ए आर प्लस इनसे मिलकर बनी थी, इधर पी बी पी क्यू किन से मिलकर बनी थी, पहले जब तक हमने ये बिंदु पॉइंट विड्रॉ नहीं किए थे उससे पहले किससे मिलकर बनी थी, पी आर प्लस आर क्यू से मिलकर बनी थी। ठीक है, तो अब देखो आपको दिया है कि प्रतिच्छेद करने के बाद संगत भाग बराबर है, तो आपको दिया इसमें कुछ नहीं है, बस परिणाम के रूप में स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सिद्ध भी जैसे लिख दो, सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना भी दे रखा है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बताओ, सिद्ध करना है कि आपको इसके प्रत्येक भाग, जैसे मान लो ए आर किसके बराबर सिद्ध करना है, पी आर के बराबर, यानी संगत भागों को बराबर सिद्ध करना है। क्यू आर को मान लो किसके बराबर सिद्ध करना है, आर बी के सिद्ध करना है, या एस आर को आर टी के बराबर क्या करना है सिद्ध, यानी दोनों जीवाओं के संगत भाग आपको बराबर सिद्ध करना है। अगर आप इनमें से हमने एक ही भाग को सिद्ध कर दिया तो ऐसे समझो पीछे वाले भाग भी अपने आप में क्या है बराबर होंगे। ठीक है, अब देखो परिणाम, परिणाम में क्या करते हैं, परिणाम में क्या करते हैं, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज कौन कौन से हैं, त्रिभुज कौन कौन से लिए, त्रिभुज ओ एस आर व त्रिभुज ओ आर टी में यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करते हैं तो इनकी ये भुजा भी आपस में क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। अब देखो
ये समान दूरी पर स्थित है तो इनका मान हमेशा बराबर होता है। आपने परिमेय 3 और 4 में पढ़ा था, यानी ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, ओ टी हो जाएगा, क्योंकि परिमेय 5 से, परिमेय 5 से, ठीक है। हमने पढ़ा था नहीं कि किसी जीवा पर डाला गए जो लंब होता है उसकी दूरी क्या होती है, समान होती है। ये दूरी आपस में क्या है, समान है। दूसरी बात क्या है कि ओ आर दोनों में उभयनिष्ठ है। ओ आर क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। तीसरी बात है कोई ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कोण एस बराबर कोण क्या हो जाएगा, टी। क्यों, क्योंकि समकोण है, क्या है, समकोण है। तो इसमें कौन सा नियम बन जाएगा, राइट ट्रायंगल वाला बन जाएगा, यानी राइट हाइपोटेन्यूस और साइड, ठीक है। तो इसमें नियम कौन सा लगेगा, देखो त्रिभुज ओ एस आर सर्वांग सम त्रिभुज ओ आर टी में किसके लिए, किससे हो जाएगा, आर एच एस से, आर एच एस कसौटी होगी नहीं, राइट हाइपोटेन्स और साइड, यानी समकोण त्रिभुज के लिए ये नियम लगता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर ये मान लो सर्वांग समसिद्ध हो गया तो ये भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर, यानी एस आर बराबर क्या होगी, आर टी। ये क्या होगी, सर्वांग सम, यानी सॉरी ये क्या होगी, बराबर किससे, सी पी सी टी से, ठीक है। तो अगर हमने इसका एक भाग देखो, अगर ये बराबर सिद्ध कर दिया तो इसका अर्थ है कि ये भाग और ये भाग भी क्या है, बराबर है। तो अतः आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, आर बी के बराबर हो गया। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए आर बराबर किसके बराबर हो जाएगा, पी आर के, ठीक है। आपको ये इसमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन तीसरा है, ये चौथा ये करेंगे अगली प्रश्नावली में स्टार्ट। अब इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।